डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज गणतंत्र दिवस की सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। ये गणतंत्र दिवस आप सबके जीवन में, आप सबके जीवन को सफल बनाए और आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का बिल्कुल ख्याल रखते हुए मनाया जाए और हर तरह से आपके जीवन में खुशियां रहें। ये राष्ट्रीय पर्व है। इस दिवस पर हम ख़ास तरीके से अलग अलग चैनल्स पे आप देख रहे होंगे और हमारी अपनी खुद की भी परंपरा रही है। हम गणतंत्र दिवस पर ज़्यादातर कवि सम्मेलन और कवियों को बुलाते थे, राष्ट्र की बातें करते थे। आज विशेष रूप से हमने 3 अतिथियों को ऐसे बुलाया है जिन्होंने पत्रकारिता जगत को एक लंबा वक्फा दिया है। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता की और उसमें पत्रकार से नेता बने भी एक हमारे सहयोगी हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। संदीप शुक्ला, आपका स्वागत है। हमारे साथ विजय सिंह कौशिक जी हैं, भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ आनंद मिश्र जी हैं। आनंद मिश्र जी मीडिया से भी जुड़े रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उन्होंने एक लंबा दौर देखा है और आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बात इस विषय पर हम करना चाहते हैं। विजय भाई, आपसे शुरू करते हैं कि गणतंत्र दिवस है, लोकतंत्र की बातें होती हैं, हम अपने आप को कहाँ पाते हैं इतने वर्षों के बाद लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत? कहीं उसकी कमी, कहीं उसकी ज़्यादती, कहीं किसी में कुंठा, कहीं इसे न मनाने का गम, कहीं अति उत्साह से मनाया जाना, तमाम अवरोधों के बावजूद किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, एक लंबे समय बाद हमें आज़ादी मिली थी और 1947 में, उसके बाद आज के दिन 26 जनवरी को देश को उसका संविधान मिला। और इन 75 सालों में ऐसा नहीं है कि देश ने कुछ प्रगति नहीं हुआ। कुछ देश में कई क्षेत्रों में बहुत प्रगति किया है। हमारे यहाँ लोग गांव में बातें करते हैं, वो हम लोगों ने खुद देखा है कि साइकिल बड़ी मुश्किल से किसी के पास रहती थी। आज गांव में कारें खड़ी रहती हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ से लोग घूम रहे हैं, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है और खाने पीने का काफ़ी बदला है। लोग पहले बोलते हैं गांव में केवल जौ ही खाने के लिए मिलता। मेहमान कभी आते थे तो गेहूं की रोटियों के दर्शन होते थे। आज तो गेहूं की रोटी लोगों को परेशानी के कारण बन गया है। लोग मोटापा कम करने के लिए गेहूं की रोटी भी छोड़ रहे हैं। तो प्रगति बहुत हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ प्रगति होना बाकी है। हमारे ऐसे बहुत से ऐसे गाँव हैं अभी इस राज्य में। महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य की बात करूं तो अभी 3 दिन पहले मैंने एक स्टोरी छापी थी कि 2021 और 2022 में मतलब लगातार किसान आत्महत्या महाराष्ट्र में बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। जबकि बड़ा पैकेज इस सरकार, पिछली सरकार ने भी किसानों का कर्ज माफ़ किया था। इस सरकार ने भी बड़ा पैकेज दिया किसानों के लिए, लेकिन उसके बावजूद किसानों का आत्महत्या करना मतलब बेहद ही दुखद है, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसे ही अपना जान नहीं लेता। लोग अपनी जान की बाजी लगा देना, एक तरह की जान गंवा देना। हाँ, तो और ये बहुत आप दुखद सोच है। सकते हैं कि किस परिस्थिति में आदमी खुद फांसी के फंदे तक खुद पहुंचता है। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं। और मैंने देखा बस्तर, उधर छत्तीसगढ़ में गया, वहाँ पे आदिवासी इलाके जो है, अभी ऐसे गांव हैं जहाँ पे ना मोबाइल पहुँचा है, ना टीवी पहुँचा है, ना बिजली तक नहीं पहुँची है। तो अभी ये हमारा जो सफ़र है अभी काफ़ी लंबा है। जी, हमको अभी और सफ़र तय करना है। ये एक छोटी सी बात विजय जी बहुत ही एक गंभीर बात कही है कि लाख हमने तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी उस सफ़र को तय करना है। जब हमारा अन्नदाता किसान ही अभी भी आत्महत्या कर रहा है, वो भी महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में, तो चिंता का विषय है। संदीप जी, आप पत्रकारिता भी की है, आपने फील्ड पर भी देखा है, अब आप राजनेताओं के साथ उठते बैठते हैं, आप खुद नेता बन गए हैं। आप क्या पाते हैं? इतने वर्षों से आप देख रहे हैं, गणतंत्र दिवस मनाते रहे हैं और संयोग से हम और आप एक स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो हम लोगों ने उस दौर को भी देखा है, स्कूल को, और आज भी देख रहे हैं। लेकिन वो उत्साह क्या नज़र आता है आज भी, जिस तरह से पहले बच्चों को स्थापित किया जाता था पूरी तरह से तैयार करके? अब तो छुट्टियों का दिन मनाया जाता है। जी बिल्कुल। पहले तो आज गणतंत्र दिवस की आपके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जिस तरीके से इस देश को बचाने के लिए, इस देश में रहने के लिए, जीने के लिए, खाने के लिए, कमाने के लिए जिस संविधान का जो निर्माण हुआ था, उस संविधान को लेकर जो है आपके दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर सलमान भाई,
वो जो दौर था, जो बचपने का दौर था, जो हम लोगों में उत्साह हुआ करता था कि वो गरीबी का दौर, क्योंकि जैसे विजय भाई ने कहा कि उस समय की स्थितियां कुछ अलग थी, परिस्थितियां अलग थी। जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद जब इस देश को, उससे पहले अगर आपने ध्यान दिया, इस देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन जिस तरीके से इस देश को बर्बाद किया गया, तोड़ा गया, उसके बाद निश्चित तौर पर देश एक ऐसी कगार पर खड़ा था जहां अपने पैरों पर खड़ा होना था, और निश्चित तौर पर एक बृहद रूप से जो है उसको निकल कर बाहर आना था, क्योंकि दुनिया भर के तमाम देश जो है आपकी तरफ आंखें लगा कर बैठे हुए थे। तो ऐसे में उससे, उन विपत्तियों से लड़ते लड़ते जब हम हमारी स्थिति में पहुँचे हैं, जब वहाँ पर भी हम उत्साह, जो तिरंगे के प्रति उत्साह होता था, देश और देश के सम्मान के प्रति उत्साह होता था। मुझे याद है कि उस समय हम जब स्कूल जाया करते थे, बच्चे जो है हम अपनी पॉकेट मनी बचाकर उस दिन तिरंगा लगाना है या फिर किस तरीके से बैच लगानी है, अच्छे से अच्छा बैच लगाकर कौन आता था, और देशभक्ति के गाने कैसे तैयार किए जाते थे। उस दिन जो है अलग अलग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे, अपनी जो घनश्याम दास पोद्दार स्कूल रही है उसमें। तो निश्चित तौर पर वो जब बात करता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं कि वो जो दिन थे, वो जो इस देश का में जो हमने वो समय देखा है, आज के बच्चों में वो उत्साह, ठीक है, उस परंपरा, उस नज़रिए से जो है वो मनाते ज़रूर हैं, लेकिन वो उत्साह की कमी है। और निश्चित तौर पर जो है आज देशभक्ति और जिस तरह के जज्बे को इन दिनों में, कुछ दिनों में जो है लोगों तक पहुँचाया गया है, निश्चित तौर पर वो उत्साह वापस से जो है अपनी जगह बनाएगा। आना चाहिए। ये बड़ी बात नहीं है, शायद मनाने के तौर तरीके बदले, छुट्टियां, और ये एक अगर उसको उस तरह से पेश किया जाए तो पुराने दिनों को लौटा पाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। क्या कहते हैं आनंद जी, इतने सालों का तजुर्बा क्या कहता है, इन दोनों भाइयों की बातों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जी, मैं बिल्कुल सलमान भाई, मैं पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, और देशवासियों के बारे में जो बात कर रहे हैं, खास करके विजय जी ने जो किसानों की बात की और शिक्षकों की और छात्रों की बात संदीप जी ने की, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर सब चीज़ों का तो 26 जनवरी का लोग महत्व मानते हैं। आजकल के नवयुवक जो हैं, आज की जो पीढ़ियां हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये छुट्टी का दिन है और इसके साथ जोड़ के हम अगर संडे और सैटरडे आ गया तो पिकनिक पे हम जा सकते हैं। लोगों की मानसिकता, नए लोगों की इस तरह की से है। वहीं पे अगर हम बात, जैसे इन्होंने तिरंगे की संदीप जी ने, तो आज तिरंगा हमको देखने के लिए सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही दिखाई देता है। जब सड़क पे गाड़ियों से आप चलते हो और सड़क पे तिरंगा बिकता हुआ दिखाई दे, एक रास्ते पे खड़ा हुआ कोई गरीब बच्चा अगर तिरंगा बेच रहा है, तो समझ में आ जाता है कि या 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, दोनों में से कोई चीज़ नज़दीक है। अगर हम बात करें देश के विकास की, तो मेरे ख्याल से 1929 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने स्वराज की स्थापना की थी और उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। इसलिए 1950 में 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस की स्थापना उन्होंने करवाई, चूँकि उनकी सरकार थी। आज उसके बाद अगर भाजपा सत्ता में आई है, तो जहाँ पे विकास की और इसकी बातें भाजपा करती है, मैं किसी पार्टी को इसके अंदर ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश के बारे में सिर्फ आप विकास की बात करो और बहुत सारी चीज़ों में हम बदलाव ला जा सकते हैं। जैसे लोगों के साथ में इस चीज़ को जोड़ा जाता है कि भाई आईटी रिटर्न्स करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, वैसे देशभक्ति के लिए लोगों के लिए भी एक कोई नियम और कानून बनाया जाना चाहिए। क्योंकि 27 जनवरी को आप देखेंगे सड़क पे दुनिया भर के तिरंगे पड़े रहते हैं। आज वही तिरंगे को अगर आप शाम के समय पे जहाँ भी फहराया जाता है, जिस भी सरकारी संस्थान में, स्कूल में या कहीं पे, तो उसको शाम के समय झुका देना रहता है। उसी तिरंगे को सड़क पे झाड़ू मार के दूसरे दिन कचरे में ले जाया जाता है। तो इस चीज़ों के लिए भी बोला जाना चाहिए। अगर आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं, तो इस मुद्दे को भी कड़े ढंग से इस पे बातचीत होनी चाहिए और उस मुद्दे को लेकर भारत के जो रहने वाले रहवासी हैं, उनका तिरंगा के प्रति सम्मान बढ़े, उसको भी गणतंत्र दिवस पे एक संकल्प के रूप में उठाना चाहिए। जी, देशभक्ति कोई एक ऐसा कोर्स नहीं है जहाँ जिसे किसी कोर्स के माध्यम से सिखाया जा सके, लेकिन देशभक्ति वो जज्बा ज़रूर है कि अगर उनकी नसों में पहले से ही बोया जाए
तो बड़े होने पर अपने आप वो जज्बा कायम रहता है। आप तमाम पार्टियां, इस देश की खूबसूरती, इस लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है, आज के दिन की खूबसूरती ही यही है कि इस देश में तरह तरह के विचारों की, तरह तरह के वर्गों के प्रतिनिधित्व करने वाली कई राजनीतिक पार्टियां आ गई हैं। लेकिन जब 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व आते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पर एक जैसा माहौल होता है और इसलिए इन पर्वों का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले से ही वो, जिसकी मैं और संदीप जी बात कर रहे थे, जिसकी बात आनंद जी कर रहे थे और जिन किसानों की बात विजय जी कर रहे थे, हम लोग चाहते हैं कि उसको पोसा जाए, पहले से ही बताया जाए। देशभक्ति को ये जैसा हम कह रहे हैं कि कोर्स से नहीं आएगी, ये आपको सीखना पड़ेगा। खैर, ये एक विषय है। इसके अलावा चूँकि हम सब एक ऐसी बिरादरी से आते हैं जिसे स्वयं घोषित हमने कह रखा है कि हम इस देश का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमारी पत्रकारिता इतने वर्षों में, कभी हम पुराने लोगों को याद करते हैं तो उनके लेख पढ़कर कहीं न कहीं हम उनसे प्रभावित होते हैं। अपने लेखों में, अपने जो भी हम अपने शोज़ वगैरह करते हैं, कहीं न कहीं उसका अक्स दिखाई पड़ता है। आज की पत्रकारिता की पीढ़ी, क्या हम सचमुच में, जैसा हमने कितना भी विकास कर लिया हो, लेकिन हमारा अन्नदाता आज भी आत्महत्या कर रहा है। हमने कितना भी विकास कर लिया हो, हमारे आस इर्द गिर्द कैमरों की भरमार है, मीडिया हर हाथ में पहुंच गया है, हर उंगली पर चल रहा है, लेकिन पत्रकारिता का स्तर कहाँ गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हम किस तरफ जा रहे हैं? विजय भाई, बहुत सोचनीय विषय है और गणतंत्र दिवस के दिन से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता था कि हम इस पर आत्मचिंतन करें। विजय भाई, देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हमारा जो संविधान है देश का, उसमें जो हमें अधिकार मिले, उसमें एक महत्वपूर्ण अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर कोई पत्रकार बन गया, पूरी परिभाषा ही बदल दी है जी। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और को गाली दें। आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तब तक है जब तक उससे किसी और को परेशानी न पैदा हो। लेकिन सोशल मीडिया पे खुलेआम गाली गलौज, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ, एक दूसरे की जात के खिलाफ, मतलब पूरी तरह से सोशल मीडिया बेलगाम हो चुकी है। और सोशल मीडिया के कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि फ़ायदे कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देश में से कई बार हुए हैं, कई बार दंगे जो हैं वो सोशल मीडिया की वजह से हुए। पाकिस्तान के वीडियो यहाँ पे चलाए जाते हैं, म्यांमार की वीडियो यहाँ पे चलाए, बता के कि आपके बगल में पड़ोस में ये दंगा हुआ है। जी। तो उसका दुरुपयोग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। सरकार इसको लेकर कानून भी बना रही है और साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सबसे ज़्यादा अभी जो अपराध दर्ज हो रहे हैं, साइबर क्राइम के अपराध दर्ज हो रहे हैं। अभी सरकार ने एक और, केंद्र सरकार नया कानून लाई है। ये देखना होगा कि कानून कितना कारगर होता है इन लोगों पे रोक लगाने के लिए, जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। कुछ भी कर ले जाना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा, अपने सुख, अपने दुख बांटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल देश के निर्माण में कर सकते हैं। आप अगर कहीं देश में किसी तरह की कोई कमी हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए आप उन भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन किसी धर्म, जाति, भाषा, वर्ग के लिए अपमानजनक टिप्पणियों का उसमें स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आज की पीढ़ी उसी तरफ आकर्षित हो रही है। शायद ये सबसे सस्ता, पहले अखबारों में लेख आने के लिए लोग तरसते थे, खबरें छपवाने के लिए लोग तरसते थे। एक दौर हम लोगों ने देखा है ना विजय भाई, आनंद जी, कि लोग अखबार तरसते थे। आज अखबार की जगह पर सोशल मीडिया ने ले ली है। आप ट्वीट कीजिए एक मामूली सा और वो वायरल हो जाता है, आप खबर बन जाते हैं या आप खबर बना देते हैं। तो ये जो परिवर्तन आया है, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक तो होना चाहिए था, वो पूरी तरह नकारात्मक होता जा रहा है। अब संदीप जी, आप चूँकि पत्रकार भी रहे हैं और अब एक राजनीतिक दल के मीडिया से भी जुड़े हैं, थोड़ा बहुत कैसे अंकुश लगाने पर काम किया जा सके, आपसे बेहतर कौन बताएगा अब इस वक्त इस मंच पर फिलहाल? देखिए, निश्चित तौर पर आज 26 जनवरी के दिन जो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये विषय अपने आप में बहुत वृहद है। इस देश में आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमने मीडिया पे बात की, हमने बाकी चीज़ों पे बात किया, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सड़क जाम कर लेना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी
कॉलेज के प्रांगण को जाम कर लेना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो है आप इस तरह का माहौल क्रिएट करना, और उसका सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सोशल मीडिया है। तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमने इतने दिन मीडिया में काम किया, हमने हमेशा, अगर दंगे की भी स्थिति रही है तो उसमें दंगे के लिए एक गाइडलाइन होती है, हमें किन धर्मों की बात करनी है, कि नहीं करनी है, किन विषयों की बात करनी है। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो बदलाव हो रहा है और लोग उसे नहीं समझ रहे, और निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ रहा है। दो समाज के बीच, दो धर्मों के बीच, एक जो है एक दो प्रांतों के बीच, दो भाषाओं के बीच कई तरह के भेद हो गए हैं। तो वो टकराव जो पैदा हो रहा जी, जी। है, वो टकराव निश्चित तौर पर इस देश में के लिए बहुत ही घातक है। और ऐसे में आज 26 जनवरी के दिन ये बात सभी लोगों को माननी चाहिए कि अब संविधान में इस तरह के बदलाव की आवश्यकता है नए सिरे से, कि क्या जो गाइडलाइन है वो किन गाइडलाइनों को मानना चाहिए। अगर मीडिया का इस्तेमाल आप कर रहे हो तो किन मीडिया के ज़रिए जो है आप देश में वेमिनेस पैदा कर सकते हैं या इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं कि जिससे देश में बिखराव आए। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ऐसे में गंभीर धाराओं में आप देखिए, जेएनयू में पाकिस्तान के नाम पर नारे लगते हैं, और वो किसी चैनल नहीं, वो कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए ही वो मीडिया तक पहुंचती है। और वो इतना बड़ा मुद्दा बनता है कि वो एक व्यक्ति जेएनयू में भारत के विरोधी नारे देता है, और उन नारों के चलते जो है वो पूरी एक राजनीतिक पार्टी का एक चेहरा बन जाता है, चुनाव लड़ता है, और आज वो किसी पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरता है। तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया की इन चीज़ों पर जो है अंकुश की ज़रूरत है, और एक नए ऐसे कानून की ज़रूरत है जिससे कि इन चीज़ों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। कानून है, कानून का सिर्फ सख्ती से पालन भी हो जाए काफ़ी कुछ, तो कई लोगों पर कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी अपनी डफली है, अपना अपना राग है, अपने अपने तर्क हैं सबके। ज़रूरत इस बात की है कि जो संविधान ने जो अधिकार व्यक्ति को दिए हैं वही संस्थानों को भी दिए हैं, वही अधिकार तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के पास भी हैं। अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल होते हैं, अपनी सुविधा अनुसार। देखिए, आरोप यही लगते हैं, फलाने ने किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ढिकाने ने किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर कार्रवाई हो जाए तो सिर्फ हम पर ही हो रही है, कार्रवाई न की जाए तो कार्रवाई नहीं हो रही है। ये रोना बंद होना चाहिए। नहीं, गलत सलमान भाई देखिए, एक चीज हमको मानना चाहिए कि चाहे मैं जेएनयू की बात किया, नहीं किसी पाकिस्तान जिंदाबाद, सुन लीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां लगते हैं, उसके बाद में कानून भले आपके पास है, लेकिन जब केंद्र में आपके पास में दूसरी कानून है और दूसरी सरकार है, राज्य में दिल्ली में दूसरी सरकार है, यार रोना वही तो कह रहे हैं कि भाई कानून है आपके पास, खामियाजा के बावजूद अगर हमने कि आप चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रहे हो, फाइल रोकी रह जाती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो ऐसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उसका निश्चित तौर पर गलत तरीके से पिछले दिनों जो कुछ हुआ है, पिछले दिनों भी बहुत कुछ हुआ है, वो सारे लोग भी अंदर हैं। जो लोग गए हैं शर्जील इमाम वगैरह पे, देखिए देशद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं। कानून है, मैं कह रहा हूँ है, उसके इस्तेमाल की ज़रूरत है। हाँ, वक्त के साथ जब सब कुछ बदला है, जब हम लोग आनंद जी, हम लोग, संदीप भाई आप भी और अभिजय भाई, हम जब मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जाते थे तो क्राइम ब्रांच का एक जलवा हुआ करता था। वो क्राइम ब्रांच सिमटते सिमटते एक दो कमरों में चला गया। अब EOW के बढ़ गए थे, अब देखिए साइबर सेल के बढ़ते जा रहे हैं। वक्त के साथ जैसे क्राइम बदल रहा है तो उसका तरीका, उनकी गिरफ्त में लेने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। सोशल मीडिया वाली जो लाइन है, इस पर सख्ती दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नासूर बनते जा रहा है, और आपने खुद इस बात को स्वीकार किया है, ये नासूर बन रहा है। इसमें हर कोई पत्रकार हो गया है। अब किसी को किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को, हाँ वो आत्मनिर्भर अपने तरीके से हो रहे हैं, और किसी को जो कहते हैं कि इनबिल्ट फला शख्स कलाकार है, इनबिल्ट पत्रकार है, इनबिल्ट वो लेखक है, ऐसा नहीं है। अब तो 4 दिन की चांदनी होती है और वो अंधेरी रात आने से पहले इतना कुछ गंध फैला चुके होते हैं कि समेटने में ही प्रशासन की पूरी हेकड़ी निकल जाती है। ये दौर आया, इसे चिंतित कौन है? प्रबुद्ध वर्ग है, एकदम निचला तबका है, जो आप कह देते हैं उसे सुन लेता है। ये जो बीच का तबका है ना, इसे संभालने की ज़रूरत है। आनंद जी, ये बहुत सही कह रहे हैं संदीप जी कि भाई होना चाहिए, ये हो रहा है, लेकिन हम लोग उन कानूनों का कितनी सख्ती से पालन कर पा रहे हैं, क्यों बुरा हो जाता है?
देखिए सलमान जी, ऐसा है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की बात है उसमें जैसे बहुत अच्छा विषय आपने रखा और उसका जवाब संदीप जी ने दिया। मैं फिर उसी एक सब्जेक्ट पे आना चाहता हूँ। कहीं न कहीं जो सरकारी तंत्र हैं, कहीं न कहीं जो बनाए गए हुए तरीके हैं, उसमें हमारी एक कमी रही है। जैसे आप क्राइम ब्रांच में काम कर चुके हैं, लगभग हम लोग सभी कर चुके हैं। पुलिस के साथ में हमारा मेल जोल रहा है। आप देखिए, जब बम ब्लास्ट का मामला था तो उस समय एक फ़ोन के ज़रिए आरोपियों को पकड़ने की एक तंत्र बनाई जाती थी। आज जो पीएसआई बन के आते हैं, या पुलिस की मैं अगर बात करूँ, हम मुंबई में रहते हैं खास करके, तो एक जो कमियां हैं उसको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद सही हो गलत हो, कि जैसे पीएसआई रखे जाते हैं और पुलिस महकमे के अंदर लोग काम करने के लिए आते हैं, उनको इंजीनियरिंग तो आती नहीं है। आईटी से जुड़ा हुआ जो मामला रहता है, अभी भी आप अगर अधिकारी को देखेंगे तो ऐसा सेलेक्टिव बहुत कम ऐसे होंगे जो इंजीनियर होने के बावजूद जिनको पुलिस महकमे में लिया जा रहा है। लेकिन वो जो काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका, इसके वजह से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका स्लो काम हो रहा है, जिसकी वजह से कि जो सोशल मीडिया के अंदर जिस तरह की ये यंत्रणा फैलाई जा रही है, उसको पकड़ने के लिए उनके पास में जो साधन है वो तो पर्याप्त हैं, लेकिन उस पर काम करने की उनकी जो नीति है शायद वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। आज आप देखिए, मुंबई शहर के अंदर पहले एक साइबर सेल था बीकेसी में, अब उसको फैलाकर हर 6 जिले में अगर मुंबई को बांटा गया है तो 6 जगह पे 6 उसका एक ऑफिस बना दिया गया है। हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक साइबर सेल रखा गया है, वो उस जिले के साइबर सेल से कांटेक्ट करता है। तो ये जो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज क्राइम बदल रहा है, बिल्कुल उसको आज कंट्रोल करने के तरीके भी। जिसके हाथ में मोबाइल है वो अपने आप को पत्रकार समझता है। अगर वो कुछ नहीं कर पाता है तो कम से कम एक वीडियो बना के फेसबुक पे तो डाल ही देता है, और उसका क्या कारण होगा, उसके वजह से कितनी परेशानियां बढ़ सकती हैं, दंगे फसाद हो सकते हैं, या वो मामला दिखाने लायक है कि नहीं है, इस पे उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। अगर वो पत्रकार हाँ, होता, किसी तो उसको अखबार ज्ञान से होता और हाँ, अधिकृत चैनल से जुड़ा होता तो उसको पता होता कि कहाँ तक जाना है, कितनी दूर जाना है, कहाँ से लौटना है। अभी हम एकदम और आप हैं निरंकुश हैं। जो इतने वर्षों तक जिन्होंने पत्रकारिता में समय दिया हुआ है, तो उनको कम से कम इतना तो ज्ञान रहता है कि हमारे सामने ही क्राइम होता है, हम लेते हुए तो हमको लगता है कि नहीं, इसको दिखाने से किसी फला जाति या फला धर्म को कोई आहत हो सकता है, इसलिए हम उस चीज को नहीं ले जाते हैं सोशल मीडिया पे, और यहाँ तो बेधड़क ले जाते हैं। और उसके वजह से देश में आप देखिए कितने सारे दंगे हुए। अभी जैसे आपने बात की मालेगांव मामले की, वहाँ पे कितने सारे मतलब मौलाना थे अच्छे खासे, उन लोग अपनी जमात को, जाति को पूरी तरह से प्रधानता करने वाले लोग थे, लेकिन उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि ये चीज़ जो मैं ले जा रहा हूँ ये कितना सही और कितना गलत है, इससे क्या हादसे हो सकते हैं। तो कितना बड़ा मामला हुआ, और उसको चलिए प्रशासनिक तरीके से मैं सैल्यूट करूँगा महाराष्ट्र पुलिस को कि उन्होंने संभाला, नहीं तो फिर भी बहुत सारे मतलब उसमें दंगे फसाद हो सकते थे। और क्योंकि इसी से बचाना, देखिए पत्रकारों की जिम्मेदारी यही है कि पत्रकार, सचमुच में पत्रकार अगर है तो उससे आप किसी गलती की उम्मीद तो बिल्कुल न रखिए, अगर वो है तो। और अगर उसने गलती कर दी तो भीतर से वो पत्रकार नहीं है, ये तय मानिए। ये मानवीय गलती नहीं, जानबूझ कर की गई गलतियों की बात करें। मानवीय गलतियाँ, हमसे मात्राएं गलती होती हैं, बोलने में हमारे शब्द गड़बड़ा सकते हैं, ये सब गलतियां नहीं, ये मानवीय गलतियां हैं। जानबूझकर करना, जानबूझकर भेद डालना, जानबूझकर संख्या बढ़ा घटा कर पेश करना, जानबूझकर किसी बलात्कार पीड़ित बच्ची का नाम उजागर करना, जानबूझकर आरोपी का नाम बताना, जानबूझकर 2 संप्रदायों का नाम बताना, जानबूझकर उनका विवरण देना और फिर कहना और रोना और फिर चिल्लाना, ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता बहुत कुछ है। गणतंत्र दिवस के दिन 3 पत्रकारों के माध्यम से कम हम यह संदेश छोड़कर जाना चाहते हैं। चलते चलते बहुत संक्षेप में विजय जी क्या कहना चाहेंगे आज के दिन अपने हमारे दर्शकों से? चलते चलते बहुत संक्षेप में, बहैसियत पत्रकार क्या आप चाहते हैं समाज से? जहाँ तक अभी जो बात हो रही थी, संदीप जी ने बोला कानून और सोशल मीडिया के नियंत्रण की बात, तो कानून हर जगह, कानून से काम नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने देखा मेरे कई परिचित लोग हैं जो उन्होंने खुद बताया कि मैं एक आईडी बनाता हूँ, उस पर कुछ उल्टा सीधा लिखता हूँ तो वो फेसबुक को ब्लॉक कर देता हूँ, दूसरे नाम से एक नया आईडी बना लेता हूँ। और कई ऐसे बोले 10 आईडी वो बना चुके हैं, अभी तक 11वें की भी तैयारी है। तो कानून जो है हर जगह कानून पे निर्भर, अभी वो तीन बुल्ली ऐप, सुल्ली ऐप और कौन सा एक तीसरा भी एक आया,
ये सब क्या जी, है? कानून के बावजूद बन रहे हैं ना। पत्रकारिता, सोशल मीडिया में यही फर्क है सोशल कि मीडिया, पत्रकारिता हाँ। के साथ एक नैतिकता है। एक पत्रकार इसमें भी जब बड़ी इस घुसपैठ है। इस फील्ड में आता है तो इसमें भी उसको- घुसपैठ है। उसका एक नैतिक धर्म होता है, एक इथिक्स होता है बेशक, बेशक, पत्रकारिता का। बेशक। लेकिन ये इथिक्स लेस है सोशल मीडिया। जी। इसलिए हमें हमारे देशवासियों को खुद समझना पड़ेगा कि हम अपने देश के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और जहाँ तक देशभक्ति की बात है, देशभक्ति के लिए भी कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। देशभक्ति तो बेशक, अंदर से आती है। वो जैसे भीतर से। जैसे नई पीढ़ी जो है इतिहास से दूर होती जाएगी तो उसको पता नहीं है कि आज़ादी जो है कितनी मुश्किलों से मिली है, कितनी कुर्बानियाँ हुई, कितनी लाठी डंडे खाए। जब उनको उस चीज़ बारे में पता ही नहीं है तो या इस आज़ादी के मूल्य नहीं समझेंगे। जी, इसलिए जी, नई जी। पीढ़ी जो है हमारे इतिहास के करीब आईटी की पढ़ाई के साथ साथ इतिहास भी पढ़ना जरूरी है। जी संदीप जी। मैं आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जो है आपके दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, जब भी आप किसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो उसमें ये ज़रूर देखें इसमें देश हित कितना है, आपका समाज हित कितना है, आपके परिवार के हित का कितना है। अगर ये आपने देखना शुरू कर दिया, क्योंकि जब हम पत्रकारिता करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि देश हित में किन चीज़ों को दिखाना है, किन चीज़ों को नहीं दिखाना है, ये सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। दूसरा, हम कभी नहीं चाहते कि पत्रकारिता के दौरान कि दो समाज, दो प्रांत, दो देश के बीच जो है वैमनस्य फैले। उसके साथ साथ हम कभी नहीं चाहते कि कभी कोई खबर एक तरफा हो। हमेशा उस खबरों को जो है दोनों जी, तरफ से काउंटर जोड़ के बाय देने की कोशिश जी। करते हैं। तो आप पत्रकार बने, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे, किसी को चोट नहीं पहुंचे, आघात नहीं लगे, आपके किसी भी कृत्य से कोई एक समाज दुखी ना हो, इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। आनंद भाई। बिल्कुल, गणतंत्र दिवस पे मैं सभी देशवासियों को, खास करके आपके दर्शकों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में आपकी खुशियां रहे। और जो भी चर्चाएं आज यहाँ हुई है, अभी संदीप जी ने काफ़ी कुछ कह दिया उस पर, कि आने वाले दिनों में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी एक छोटी सी गलती से देश में धर्म को लेकर, जाति को लेकर या किसी संप्रदाय को लेकर या आपस में किसी भी तरह के भाईचारे में तकलीफ़ ना हो, लोगों को एक दूसरे के प्रति दुश्मन न बनाएं, इस तरह की कोई चीज़ न ले आएं जिससे आपको और आपके परिसर में या आपके पड़ोसी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप एक स्वतंत्र इकाई हैं अपने आप में। लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, उसका सही इस्तेमाल करें, देश हित में करें, देश को आगे ले जाने में करें। पीछे जाने के बहुत से रास्ते होते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अगर आप आगे बढ़ते रहते हैं और सचमुच के सही पत्रकारों के साथ आपके संबंध बनते हैं, तब तो आप निर्माण कर पाएंगे समाज का। अन्यथा सोशल मीडिया की भीड़ में आप भी वो 10-11 अकाउंट में से एक अकाउंट बनकर रह जाएंगे और रोज़ ब्लॉक होंगे, रोज़ आप नफरत फैलाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करें, लोकतंत्र को महत्व दें, एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। विरोधियों का भी सम्मान एक दौर में हुआ करता था, ये हमारी परंपरा रही है। इस देश में विरोधी विचारकों के भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था कि फलां शख्स है, मेरा विरोधी है, मेरा वैचारिक विरोधी है, लेकिन इसके पास ज्ञान है। ज्ञान लेने के सैकड़ों रास्ते हैं और ज्ञान को बिगाड़ने के हज़ारों रास्ते बना दिए गए हैं। इससे बचें, एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। आइए मिलकर गणतंत्र दिवस पर यह प्रण लें कि हम एक उज्जवल भारत का निर्माण करेंगे। राजनीतिक गतिरोध इधर उधर हो सकते हैं हमारे, लेकिन एक स्वस्थ और सुंदर भारत का निर्माण करें, जिसे हम सोने की चिड़िया कहा करते थे। आप तीनों आए, आप तीनों ने हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत ही खूबसूरत बातें हुई, कुछ छूट गई, कुछ उसमें भी इधर उधर हुई होंगी, तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे इससे जुड़ी हुई कोई बात आप हम तक पहुंचाना चाहें, इसमें से कोई आपत्तिजनक बात भी हो तो भी, और किसी बात को आपने पसंद किया हो तो भी आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात कह दें। फिलहाल हम आपके लिए कामना करते हैं आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित भी रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें। हाथों को सैनिटाइज करें, निश्चित दूरी बनाकर रखें और सब कुछ बाकी सब बेहतर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।